हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की पाठशाला में आज एक ऐसा टॉपिक जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है और वो टॉपिक है साइको एनालिसिस। हमने और भी कई संप्रदाय, कई स्कूल पढ़ लिए जिसमें संरचनावाद पढ़ लिया, प्रकारवाद पढ़ लिया, व्यवहारवाद पढ़ लिया। ये सारे स्कूल हम पढ़ चुके हैं जिसमें गेस्टाल्ट साइकोलॉजी भी पढ़ चुके हैं। आज साइको एनालिसिस मतलब कि मनोविश्लेषणवाद हम समझते हैं। ये एक ऐसा स्कूल है, यदि आपने इसके बारे में कभी नहीं सुना है या कभी नहीं पढ़ा है तो आप साइकोलॉजी की बुक्स में जाकर इसको ज़रूर पढ़िएगा। वैसे तो इस वीडियो को देखने के बाद ही आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर क्योंकि साइकोलॉजी की बुनियाद है ये स्कूल या ये थ्योरी। जब भी हम साइको एनालिसिस की बात करते हैं तो 19वीं शताब्दी में एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड साइको एनालिसिस के जनक हैं और सिगमंड फ्रायड जो दूसरे जो स्कूल थे, जो भी मैंने कहे, संरचनावाद, प्रकारवाद या गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, उनसे थोड़ा बिल्कुल अलग है। अलग इसलिए कि उन स्कूल की जो आधारशिला रखी थी वो एकेडमिक लोगों ने ज़्यादा रखी थी। कोई कहीं प्रोफेसर था, कहीं कोई टीचर था, लेकिन यहाँ पर यदि साइको एनालिसिस की बात करेंगे तो साइको एनालिसिस में जो सिगमंड फ्रायड थे वो बेसिकली एक न्यूरोलॉजी के डॉक्टर थे और एक चिकित्सा शास्त्री थे और उन्होंने अपनी जो पूरी थ्योरी दी, जिसको हम साइको एनालिसिस कहते हैं, उस साइको एनालिसिस को पेशेंट को उन्होंने देखा और पेशेंट को देखने के बाद जो उनको अनुभव हुए, उन अनुभव के आधार पर ये पूरी के पूरी साइको एनालिसिस थ्योरी कहें या साइको एनालिसिस जो संप्रदाय या स्कूल या साइको एनालिसिस मेथड उन्होंने कब रखा, उन पेशेंट्स को देखने के बाद जो उनको एक्सपीरियंस मिले उनके आधार पर। अब बात करते हैं डायरेक्ट साइको एनालिसिस के कुछ कॉन्सेप्ट्स की। देखिए, जब भी हम साइको एनालिसिस की बात करते हैं तो सिगमंड फ्रायड ने कहा कि साइको एनालिसिस को 3 तरह से समझा जा सकता है। कौन कौन सी 3 तरह हैं? सबसे पहले साइको एनालिसिस को एक ट्रीटमेंट मेथड से समझा जा सकता है, क्योंकि मैंने अभी कहा कि सिगमंड फ्रायड ट्रीटमेंट करते थे और ट्रीटमेंट के आधार पर उन्होंने अपनी ये थ्योरी बनाई थी। तो साइको एनालिसिस एक थेरेपी भी है, एक ट्रीटमेंट मेथड भी है। दूसरा, साइको एनालिसिस एक पर्सनालिटी थ्योरी भी है। मतलब आप देखिए कितना वास्ट सब्जेक्ट है, जहां पर ट्रीटमेंट की बात भी आ गई, जहां पर पर्सनालिटी थ्योरी की पर्सनालिटी कैसे बनती है उसकी बात भी आ गई, और तीसरा ये एक स्कूल भी है साइकोलॉजी का। तो 3 बातें आप समझ सकते हैं कि ये स्कूल भी है साइकोलॉजी का, साइको एनालिसिस, ये एक ट्रीटमेंट मेथड भी है और ये पर्सनालिटी थ्योरी भी है। हम एक इंट्रोडक्टरी पार्ट समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसमें जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन सब पर बहुत डिटेल्ड वीडियो अपनी साइकोलॉजी की पाठशाला में हैं और उन सब के डिस्क्रिप्शन जो है उसमें मैं अपना लिंक दे दूंगा उन वीडियोस का, आप जाकर उसमें देख सकते हैं। तो एक बात आ गई कि साइको एनालिसिस के जो जनक कौन थे, वो थे सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने 1895 में जोसेफ ब्रूअर, जो कि उनसे 14 साल बड़े थे और एक हिप्नोटिस्ट थे, सम्मोहन करता थे, उनके साथ मिले और उनके साथ मिलकर 1895 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया हिस्टीरिया के ऊपर। और उस समय माना जाता था, ये मैं बात कर रहा हूं कब की, 1895 की, उस समय माना जाता था कि जो हिस्टीरिया है वो एक ऐसा रोग है जो कि केवल महिलाओं में होता है और वो उनका जो गर्भाशय है वो गर्भाशय हिल जाता है, घूम जाता है, इसके कारण हिस्टीरिया होता है, ऐसा पहले के लोग मानते थे। तब जब सिगमंड फ्रायड ने और जोसेफ ब्रूअर दोनों मिले और दोनों ने हिस्टीरिया के ट्रीटमेंट पर एक काम किया और उन्होंने हिप्नोसिस से हिस्टीरिया के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया। और बाद में उन्होंने ये भी कहा, बाद में अपनी जो स्टडीज उन्होंने की हिस्टीरिया के ऊपर, उन्होंने ये भी कहा कि हिस्टीरिया केवल महिलाओं में नहीं होता है बल्कि पुरुषों में भी होता है। इससे एक बात समझ में आ रही कि जो गर्भाशय है, उस गर्भाशय के घूमने से महिलाओं में हिस्टीरिया नहीं होता है, वो एक धारणा पहले थी। अभी जो हिस्टीरिया वर्ड बहुत कम लोग यूज करते हैं, जो नए नए साइकोलॉजिस्ट हैं वो कम यूज करते हैं। पुराने साइकोलॉजिस्ट जितने भी आप अगर देखेंगे, जो हम पुराने मतलब इन
10-12 सालों के पहले के जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं वो हिस्टीरिया शब्द ज़्यादा यूज़ करते हैं। आजकल हिस्टीरिया शब्द बहुत कम यूज़ किया जाता है, या उसको कहीं ना कहीं दूसरी बीमारी या दूसरी जो मानसिक रोग है उसमें हिस्टीरिया के लक्षण देखे गए हैं, का मतलब कि उसमें ये उनका नाम कुछ और हो गया, आप ये मान के चलते हैं। अब 1895 में रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ, फिर 1900 में एक बहुत बड़ा काम किया था सिगमंड फ्रायड ने, और उनकी अपनी एक पुस्तक है जिसके 10 वॉल्यूम्स हैं, 10 वॉल्यूम है, और उसका नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। ये बुक बहुत फेमस है और आज भी इस बुक को लोग पढ़ते हैं और उससे कहीं ना कहीं इंसाइट डेवलप होती है, और ट्रीटमेंट जब भी वो करते हैं लोग, उन ट्रीटमेंट में उस साइको एनालिसिस इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको वो सारे के सारे डॉक्टर्स यूज करते हैं। अब फ्रायडियन साइको एनालिसिस जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका क्या कंट्रीब्यूशन है या क्या और मेन पॉइंट्स हैं। सिगमंड फ्रायड ने देखिए इतने मेन पॉइंट्स कहे हैं, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ये क्या है? ये उन्होंने मन के 3 भाग या मन के 3 स्तर बताए। उन्होंने कहा कि जो मन होता है, जो माइंड होता है, ब्रेन नहीं, जो मन होता है वो मन 3 हिस्सों में बटा होता है। कॉन्शियस मतलब कि चेतन मन, सबकॉन्शियस अर्धचेतन मन, और अनकॉन्शियस जिसको आप अचेतन मन कहते हैं। इड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में बात कही। इड का मतलब होता है इदम, अहम, ईगो का मतलब होता है अहम, और सुपर ईगो का मतलब होता है पराहम। मैं इनके कॉन्सेप्ट की अभी चर्चा बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस के लिंक दे रहा हूं, क्योंकि ये बहुत लंबे लंबे टॉपिक हैं। आप आराम से जाकर उन लिंक को क्लिक करें और वो वीडियोस देखें। साइकिक एनर्जी की बात की है। साइकिक एनर्जी जिसमें लिबिडो को आता है, कि जो सिगमंड फ्रायड है उन्होंने लिबिडो को साइकिक एनर्जी का नाम दिया। बल्कि लिबिडो को बहुत आसान भाषा में समझें तो जो सेक्सुअल एनर्जी है, जो जितने भी हमसे जो भी काम जो एनर्जी करवा रही है वो हमारी साइकिक एनर्जी है, और उसको लिबिडो का नाम दिया था सिगमंड फ्रायड ने। इंस्टिंक्ट्स की बात की तो 2 इंस्टिंक्ट की बातें की है सिगमंड फ्रायड ने। एक जिसको कहते हैं लाइफ इंस्टिंक्ट और एक जिसको कहते हैं डेथ इंस्टिंक्ट। 2 इंस्टिंक्ट हैं, एक का नाम है लाइफ इंस्टिंक्ट और एक का नाम है डेथ इंस्टिंक्ट। और लाइफ इंस्टिंक्ट को कहा है इरोस। लाइफ इंस्टिंक्ट का नाम इन्होंने सिगमंड फ्रायड ने कहा है इरोस, और डेथ इंस्टिंक्ट का नाम इन्होंने कहा है थैनटोस। अब फिर सिगमंड फ्रायड ने एंजाइटी के बारे में भी बहुत अच्छी बात की। जब यहां पर अगर आप देखेंगे ना, इड, ईगो और सुपर ईगो, इड, ईगो, सुपर ईगो में क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट्स होता है तो जो ईगो हमारा होता है, ईगो मतलब अहंकार नहीं, ईगो मतलब एक ऐसी डायनामिक एक एनर्जी है जो ईगो हमारे पूरी के पूरी पर्सनालिटी को कंट्रोल करती है। और जब ईगो डिस्टर्ब होता है तो फिर क्या होता है? चिंता होती है। और फ्रायड ने चिंता के 3 प्रकार बताए हैं: रियल एंजाइटी, न्यूरोटिक एंजाइटी एंड मॉरल एंजाइटी। 3 तरह की चिंता की बात की है सिगमंड फ्रायड ने। उसके अलावा अब चिंता से बचने के लिए फिर उन्होंने डिफेंस मैकेनिज्म का भी कॉन्सेप्ट दिया। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म का अर्थ है कि आप अपने आप को बचाने के लिए या अपने ईगो को सेफ रखने के लिए, क्योंकि चिंता हो रही है, अपने ईगो को सेफ रखने के लिए आप कुछ कॉन्शियस और सबकॉन्शियस कुछ ऐसी कुछ प्रोसेस करते हैं कि जिससे आपका ईगो सेफ होता है। जैसे कि आपने अगर नाम सुना हो डिफेंस मैकेनिज्म है, प्रोजेक्शन एक डिफेंस मैकेनिज्म है, रैशनलाइजेशन एक डिफेंस मैकेनिज्म है, आइडेंटिफिकेशन एक डिफेंस मैकेनिज्म है, रिएक्शन फॉर्मेशन एक डिफेंस मैकेनिज्म है। ये जितने भी मैं नाम ले रहा हूं यहां से लेके यहां तक, इन सब पर वीडियोस अवेलेबल हैं। आप अभी बिल्कुल भी ना घबराएं, आप आराम से जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर जाएं और एक एक वीडियो को आप आराम से देखें। उसके बाद स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की बात कही है सिगमंड फ्रायड ने अपनी थ्योरी में, जिसमें 5 स्टेजेस की बात की: ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी और जेनिटल। इन 5 स्टेजेस में हर व्यक्ति को गुजरना होता है। और जब व्यक्ति ओरल से एनल, एनल से फेलिक, फेलिक से लेटेंसी, लेटेंसी से जेनिटल, इस स्टेजेस की तरफ जाता है, और इन स्टेजेस में जब उसको बहुत ज़्यादा सुख मिलता है या बहुत कम सुख मिलता है तो एक अवस्था बीच में पैदा होती है जिसको कहते हैं फिक्सेशन। फिक्सेशन मतलब स्थिर हो जाना, कि बच्चा या व्यक्ति किसी एक अवस्था में स्थिर हो जाता है। आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं
कुछ बच्चे आपने देखे होंगे जिसकी 10-15 साल उम्र है लेकिन अंगूठा चूसते हैं। अब अंगूठा चूसते मतलब कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि ओरल स्टेज बताई है सिगमंड फ्रायड ने, ओरल मतलब मुंह से संबंधित, तो उस बच्चे की उम्र तो 15 साल की है और ओरल स्टेज आई थी कब? ओरल स्टेज आई थी 1 से 2 साल के बीच में, लेकिन उसको उस ओरल स्टेज में इतना ज़्यादा सुख मिला होगा या इतना कम सुख मिला होगा कि अब उसको आदत पड़ गई है कि इसकी थंब सकिंग की। ये हर के साथ होता है, मतलब फिक्सेशन हर के साथ नहीं होता है। एक स्टेज से दूसरे स्टेज, दूसरे से तीसरे, चौथे और 5वीं स्टेज पर जाना हर व्यक्ति को होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि मैं सीधे ओरल स्टेज पे जाऊं और सीधे जंप लगा दूं मैं जेनिटल स्टेज पे। नहीं, मुझे ओरल से एनल जाना पड़ेगा, एनल से फैलिक जाना पड़ेगा, फैलिक से लेटेंसी जाना पड़ेगा, लेटेंसी से मैं जेनिटल स्टेज पे पहुंचूंगा। ये कॉन्सेप्ट है साइको एनालिसिस का, जिसको हम कहते हैं मनोविश्लेषणवाद। मैंने आपको तीनों तरीके की बात की। साइको एनालिसिस एक संप्रदाय भी है, साइको एनालिसिस एक थेरेपी भी है और साइको एनालिसिस एक पर्सनालिटी थ्योरी भी है। आप किसी भी तरह से इसको समझ सकते हैं और कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक इंट्रोडक्टरी पार्ट तो समझ में आ गया होगा इसका। अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो डिटेल में सब कॉन्सेप्ट, और क्योंकि मैंने अभी पहले ही शुरुआती दौर में कहा था कि मेरा सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है साइको एनालिसिस, और मैं साइको एनालिसिस पे कम से कम 3 से 4 घंटे आराम से बात कर सकता हूँ। तो आप वीडियोस देखें और वीडियोस देखकर आप मुझे बताएं कि आपको वो वीडियोस अच्छे लगे हैं या नहीं लगे हैं। थैंक यू वेरी मच।